Hi guys, I hope you all are doing well. आज की क्लास के अंदर we are going to study about hyperconjugative effect. Last class के अंदर we had already talked about resonance effect, mesomeric effect, inductive effect. हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, है ना. आज की क्लास के अंदर हम hyperconjugative effect डिस्कस करेंगे एंड जो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अब हाइपरकॉन्जुगेटिव इफेक्ट के बारे में. देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं. कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड्स पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरकॉन्जुगेटिव इफेक्ट कहते हैं. डेफिनेशन से हमें इतना सब कुछ समझ में नहीं आया, तो देयरफॉर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. देखो, सपोज यहाँ पे मैंने C पॉजिटिव H2 लिया है, C पॉजिटिव H2, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने 3 हाइड्रोजन के एटम्स लिए, राइट. अब आपको पता है पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है. इसको हमने वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे शो कर दिया, दिस इज व्हाट वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है. अब हाइपरकॉन्जुगेटिव इफेक्ट का क्या मतलब है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का ऑफ कार्बन H सिग्मा बॉन्ड. जो कार्बन H सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन H सिग्मा बॉन्ड, एक तो ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया और एक ये बॉन्ड हो गया. तो ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड जो थर्ड बॉन्ड है, इन मतलब ऑल्टरनेटिव पे, जैसे पहले फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, ठीक है. ये क्या होता है? ट्रांसफर होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का इधर. कैसे ट्रांसफर होगा? अब देखो, ये जो C और H के बीच का बॉन्ड है कुछ इस टाइप का है. C की ऑर्बिटल कैसे है? कार्बन की ऑर्बिटल ऐसी है, और ये क्या है? हाइड्रोजन. इसके ओवरलैपिंग करने के बाद ये हाइड्रोजन है, ठीक है. हाइड्रोजन और कार्बन की ओवरलैपिंग ऐसे हो रखी है. तो ये क्या होता है? ये पार्शियल कॉन्जुगेशन में चला जाता है. ये कैसी ऑर्बिटल है? दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल. वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ये जो इसका ये जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्शियल कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं. तो देयरफॉर ये कैसा इफेक्ट होता है? इसको हम कहते हैं H इफेक्ट. H इफेक्ट मीन्स हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, है ना. कंप्लीट ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड था यहाँ पे, CH सिग्मा बॉन्ड था. ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है. तो देयरफॉर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसके साथ कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं टूवर्ड्स. अब यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल मतलब कि पॉजिटिव चार्ज ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. यहाँ आपको एल्कीन का सिस्टम भी मिल सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिल सकता है. फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की भी कंडीशन आपको मिल सकती है. पर हाँ, पाई बॉन्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तभी ऐसा सिस्टम जो है आपको मतलब मिलेगा, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएंगे, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. अब हम जो है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के बारे में कुछ इसके फीचर्स स्टडी करते हैं, ठीक है. देखो, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है. परमानेंट इफेक्ट का क्या मतलब है? कि मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसा कुछ प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये इफेक्ट शो हो रहा है. अब हमने यहाँ पर देखा कि इस कंपाउंड के अंदर हमने ये देखा कि इसके अंदर हमने कोई बाहर से इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करवाया, कोई अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर वो नहीं हो रहा है ना. हमने कुछ अटैकिंग रिएजेंट, कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं है यहाँ पर. ये सिर्फ एक यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंस होने की वजह से और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह ट्रांसफर हो जाएगा, है ना. इस कंपाउंड के अंदर ही हो रहा है जो भी हो रहा है, बाहर से कोई स्पीशीज हमने ऐड नहीं करवाई है. देयरफॉर एक ऐसा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है. अच्छा, एक इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं. कैसे? देखते हैं. देखो, अब यहाँ पर एक्चुअली ये जो है ना, ये इस टाइप का. तो अब मैंने क्या कहा है? हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये जो होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे. यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे ना, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे. जैसे ही यहाँ ट्रांसफर होंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो C है ना, H पॉजिटिव, इसका और इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ऐसे हो जाएगा, C और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, बाकी सारा जो है ऐसे ही रहता है. वो ये कंडीशन बन जाती है, ठीक है. तो ये क्या हुआ? इसके और इसका बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया. नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं है. और रेजोनेंस तो हो ही रहा है. रेजोनेंस किसके बीच में हो रहा है? सिग्मा एंड पाई के बीच में रेजोनेंस ही तो हो रहा है. तो देयरफॉर इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस सिस्टम, ठीक है. हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था, अब वो ब्रेक हो चुका है. अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यही कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो. कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो ये भी है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो ये भी है ना. तो यहाँ पे आपके मैंने क्या
ये यहाँ पे आपने क्या लिखा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड। तो ये तीनों के तीनों ही जो है आगे हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं और भी इसके रेजोनेटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इसके बनेंगे, पर अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। एक इसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, बिकॉज ये साइंटिस्ट ने दिया था, बेकर एंड नाथन वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये इफेक्ट दिया था, दैट्स व्हाई इसको हम बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर इतना? ओके। अब हम समझते हैं इसके कंडीशंस। देखो, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन बात करते हैं, इफ CH सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल इज इन कॉन्जुगेशन, तो आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर CH सिग्मा बॉन्ड, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में हो तो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल से डिस्कस करें। देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था C पॉजिटिव H2 है, ऐसे देखा था ना। अच्छा, अब सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होगा। देखो, सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है ना, CH, ये वाला CH का जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कॉन्जुगेशन में एक दूसरे के, ठीक है। तो होता क्या है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। कंप्लीट ट्रांसफर होगा किसके इलेक्ट्रॉन का, CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। जैसे ये यहाँ आएंगे तो देखना स्ट्रक्चर कैसे बना रही है, यहाँ पे दोनों सेम है ना, यहाँ पर मैंने दोनों सेम रखे, दोनों सेम है। अब ये जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ आ गया, मतलब डबल बॉन्ड आ गया है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया है, मतलब कि H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है CH2, तो एक कंडीशन तो ये बन गई। अब आप सोचोगे कि हमेशा यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसा कोई नहीं है, ये वाला भी तो CH बॉन्ड है और ये भी तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी ब्रेक हो सकता है। तो अब ये वाला ट्राई करते हैं, देखो कैसे होगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हैं, तो ऊपर वाला और नीचे वाला बॉन्ड, अब देखो इसको हटा दो, अब ऊपर वाला और नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहा, आपने सेम किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, H पॉजिटिव। बाकी ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, देयरफॉर ये क्या हो गया, CH2, दिस इज 2, ठीक है। ओके, अब CH बॉन्ड तो नीचे वाला भी है, ये भी तो बॉन्ड CH है, तो ये भी ब्रेक हो सकता है ना, इसके भी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जा सकते हैं, तो देयरफॉर ये भी बॉन्ड ब्रेक करवा के देख लेते हैं। C, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, लेफ्ट साइड और अबव वाला CH बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब कि डबल बॉन्ड, और ये तो CH2 ही है, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इस तरीके से जो है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होता है। आई होप इट्स क्लियर है ना, कि सबसे पहले ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक करवा के एक कॉन्जुगेटिव एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा के सेकंड, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा के थर्ड। अब इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्लियर? ओके, इससे हुआ क्या है, इससे ये हुआ है कि इसके ऊपर क्या था, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन के इससे ना स्टेबिलिटी आती है। कैसे? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस कार्बन के ऊपर कंसंट्रेटेड था, पर जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन मिले तो डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल हुआ तो बस क्या हो गया, स्टेबिलिटी आ गई। क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल स्पीशीज हमेशा ज़्यादा जो है स्टेबल होती है एज कंपेयर टू चार्ज स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज से ज़्यादा न्यूट्रल स्पीशीज स्टेबल होती है। देयरफॉर डिस्पर्जल ऑफ चार्ज हुआ, और जैसे ही डिस्पर्जल ऑफ चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गई, स्टेबिलिटी। ठीक है, ओके, अब इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन होती है किसकी, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट की। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। देखो, सेकेंड कंडीशन होती है कि इफ CH सिग्मा बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कॉन्जुगेशन में हो, अब ये वाला केस डिस्कस करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, CH H H। अब देखो क्या होगा, होगा तो वही CH के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंप्लीट ट्रांसफर होगा। उसके लिए क्या होगा, अब देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ये क्या है, बॉन्ड है,
बॉन्ड किससे बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। कैसे? होमोलिटिक क्लीवेज करवाओ, ऐसे और ये ऐसे। होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। देखना ध्यान से कैसे होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन H के पास आ गया, अब ये बॉन्ड नहीं रहा, अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो यही है इसका मतलब। तो ये क्या है? CH के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये दोनों H ऐसे ही हैं, तो मैंने इन दोनों H को ऐसे ही रख दिया। अब ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और C का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये दोनों बॉन्ड नहीं बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड CH2। आई होप इट्स क्लियर है ना। आपने क्या करवाया? सबसे पहले आपने होमोलिटिक क्लीवेज करवाया, आपने कुछ नहीं करवाया। इसके बॉन्ड को देखो क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे ये बॉन्ड जो है होमोलिटिक क्लीवेज से क्लीव हुआ। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गया। जैसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया और इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन था ही, दोनों ने क्या बना दिया? डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड आ गया। बाकी H एज इट इज, CH2 एज इट इज। क्लियर? ओके, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब कैसे होगा? ये जो है ये वाला बॉन्ड भी ऐसे कर सकता है। तो इस बार आप क्या करो, इसको ब्रेक करवा लो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऐसे ब्रेक करवा लो। तो कैसे हो जाएगा? देखो अब ऊपर वाला H और नीचे वाला H तो सेम ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। जैसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो H के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ क्या है? CH2। अब आपको दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बस उसके बाद क्या बनेगा? एक 2 इलेक्ट्रॉन से तो डबल बॉन्ड बन जाते हैं। अब आपने इसका करवाया, आप इसका भी करा सकते हो, होमोलिटिक क्लीवेज ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये वाला और ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, CH CH। होमोलिटिक क्लीवेज जो है तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन आया हाइड्रोजन के पास, ठीक है। इसका होमोलिटिक क्लीवेज जो है ना, बाकी एज इट इज है। अब आपको दिख रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्या बन गए? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए। अब आपको आई थिंक बनाना भी आ गया होगा, है ना, कैसे इजीली बना रहे। बस आपको क्या करना है, पहले इस बॉन्ड को देख लो, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो, बस बन गया हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ, आपने कभी सुना है अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? यहाँ पे इस हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का बहुत मेजर रोल होता है। तो प्लीज आप इसको समझो। देखो जिस भी सिस्टम के साथ, अब जैसे ये क्या है, ये रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दैट्स व्हाई इट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के साथ वाला जो कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा, इसको क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन अटैच है, इसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ ये भी हाइड्रोजन अटैच है, इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3। तो ओवरऑल इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और आपको ये बात नोट करनी है कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है? अब आपने बताया मेरे को कि यहाँ पे क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने चाहिए थे, 3 ही तो बने हैं, 1 2 एंड देन 3। 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। तो अब आप एक नोट करके लिखेंगे कि जितने नंबर ऑफ, ये हमेशा वैलिड रहेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये सिर्फ सेकंड कंडीशन पर ही वैलिड है, नहीं, ये पूरे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में वैलिड रहता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही उस कंपाउंड के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। क्लियर? ओके, इतना क्लियर है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि अब आपने देखा कि फ्री रेडिकल के केस में तो आपने बता दिया कि ये क्या है, कौन सी अल्फा कार्बन होती है, कौन सी अल्फा हाइड्रोजन होती है। अब इसके अंदर बताना, अभी हमने एक केस डिस्कस किया था ना, इसके अंदर क्या है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम मींस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन, अब अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड में अगर कोई आपसे पूछे कि कितने टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन। आई होप इट्स क्लियर, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं कंडीशन, दैट इज अगर CH जो सिग्मा बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में हो किसके साथ, अल्कीन के साथ, इज इन कॉन्जुगेशन विद एल्कीन। अब एल्कीन का केस लेते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH है, यहाँ पे आपने ले लिया CH3। अब देखो ये एक क्या है, ये एक सिस्टम है पूरा का पूरा। अल्फा कार्बन पता है ना, ये एल्कीन है, एल्कीन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। ये क्या है, इसके साथ अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अब इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कितने, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो आई थिंक अब आपको अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन तो आइडेंटिफाई करना आ ही गया होगा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। तो इसके अंदर भी सेम है, क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये कहाँ आ जाएंगे, CH के कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखते हैं H पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से हो गया ना, H पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज होंगे, H H। यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ है, देयरफॉर डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये एक बार देखो कि ये सही बनाया आपने, इसके अंदर सब कुछ स्टेबल है, इसके अंदर एक चीज अनस्टेबल है। यहाँ पे देखो जो ये कार्बन है ना, इस कार्बन के 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड्स बन गए। और आपको पता है कि कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना, तो देयरफॉर 4 ही बॉन्ड्स बनाएगा, है ना, 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पे तो ये अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर के जाते हो ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप इन इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर यहाँ होगा, वैसे ही ये यहाँ चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं जाएंगे तो ये वाला जो कार्बन होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आएगा ही, पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो देयरफॉर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, ओके। अब एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, कैसे, अभी तो आपने ये वाले करवाए, अब आप इनको ट्रांसफर करवाओ, इनका ट्रांसफर करवाओगे, CH का ट्रांसफर करवाओगे, तो कैसे होगा। अगेन ये तो अबव वाला एंड जो बिलो वाला है ये दोनों एज इट इज रहेंगे। ये वाला बॉन्ड गया तो यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2 नेगेटिव। आई होप इट्स क्लियर। अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो कैसे होंगे, जो अबव है और जो लेफ्ट में हाइड्रोजन है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये H पॉजिटिव ऐसे निकल गया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, CH आ गया। ये वाली यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, देयरफॉर C नेगेटिव H2, ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 1 2 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनने चाहिए थे, 3 बनने चाहिए थे। चेक करो, एक तो क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आई एम रियली सॉरी, रेजोनेटिंग नहीं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन। तो ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये रहा, एक ये रहा, और एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन थे और 3 ही क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने हैं। समझ में आई बात। तो देयरफॉर हमने जो लिखा था कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल सही है ना। ठीक है, अब आपने बहुत से जो है ना हाइपर कॉन्जुगेटिव के बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हेल्प करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ, ये क्या है, दिस इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के अंदर हेल्प करता है। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, एंड अल्कीन की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको पता लग सकती है, कार्बन फ्री रेडिकल की आपको स्टेबिलिटी पता लग सकती है, एंड अल्कीन की स्टेबिलिटी। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज एंड अल्कीन। एक बात आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली नोट करोगे कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने ज़्यादा है, तो आप कैसे पता लगाओगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से।
आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करोगे और आपको तो पता ही है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किस कंपाउंड के, अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, बस आप सिर्फ ये एक बार पॉइंट्स नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब सपोज आपको इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर क्या बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में और सेकंड में आपको बताना है आउट ऑफ दीज टू एल्कीन्स विच वन इज मोर स्टेबल। स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, अब आप इस क्वेश्चन को इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस देखो आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट आपने रीड कर लिया है ना, आपने हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी अब रीड कर ही रहे हो एंड आपने मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट भी पढ़ लिया। तो आपको पता कैसे लगेगा कि इन सब में से आउट ऑफ दीज 4 इफेक्ट्स, मतलब 4 तो क्या ही है, ये तो एक ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, ठीक है, इन सब में से कौन सा इफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो आप सॉल्व किया करो जो भी आपके कंसेप्ट है, जैसे आप सपोज सी पॉजिटिव, आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि ये किसके, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन हमने किया था ना। देखो अब यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, मतलब जितने ज़्यादा प्लस आई के ग्रुप होंगे वो उतना ही ज़्यादा कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो 3 ग्रुप प्रेजेंट है प्लस आई के, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है ही नहीं। तो आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और इसका आंसर भी बिल्कुल सही है, यही आएगा। इसके अंदर आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यूज कर लो, इंडक्टिव इफेक्ट यूज कर लो। तो देखो आप ये प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि आप, ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस इफेक्ट से भी मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ये तो आपको अभी तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के अंदर तो आपको एक एडवांटेज भी है कि ये तो सिर्फ 3 ही कंडीशन पर वैलिड होता है, एक तो फ्री रेडिकल, एक पॉजिटिव चार्ज और एक एल्कीन। जब ये तीनों कंडीशन होगी तभी ये वैलिड रहेगा, है ना। और कंडीशन ट्रिपल चार्ज के अंदर तो ये नहीं लगेगा। अगर सपोज कोई ऐसा है कि CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसके अंदर बताओ कौन सा इफेक्ट है, तो फिर ये इसके ऊपर तो नहीं एप्लीकेबल। दैट्स वाई हाइपर कॉन्जुगेशन की तो एक ये एप्लीकेशन भी हो गई है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट नहीं लगेगा, फिर आप क्या लगाओ, इंडक्टिव देखो और कोई इफेक्ट देखो, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो यू विल गेट क्लियर विद द कंसेप्ट्स। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही आपका स्टेबिलिटी होती है, उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पर। और आपको पता है जितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, ये आपको पता है। तो बस आप ये चेक कर लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, है ना। अब देखो ये क्या है, C पॉजिटिव, दैट इज कार्बोकैटाइन। इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन हो गया, इसके साथ ये कार्बन अटैच है, अल्फा कार्बन हो गया। इनके पास जितने भी हाइड्रोजन है वो सब अल्फा हाइड्रोजन है। तो बस हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 3 + 3 + 3 दैट इज 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। इसके पास देखना ये क्या है, कार्बोकैटाइन, इसके साथ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। इन दोनों के पास जितनी हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो बस कैलकुलेट कर लो कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 + 3 दैट इज 6, तो टोटल हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये क्या है, अगेन ये क्या है, एक C पॉजिटिव है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो क्या है, अल्फा कार्बन है। इसके पास कितनी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन देयरफॉर 3 अल्फा हाइड्रोजन। उसमें बताओ इसके साथ तो कोई ऐसा कार्बन अटैच ही नहीं है, C पॉजिटिव के साथ कोई कार्बन अटैच है जो अल्फा कार्बन हो, नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो देयरफॉर 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब जितनी अल्फा हाइड्रोजन होती है उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसमें तो है ही नहीं। तो देयरफॉर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है आपको, क्या चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। देखो ये एल्कीन का सिस्टम है, ये भी एल्कीन का सिस्टम है। बस एल्कीन के सिस्टम के साथ कोई कार्बन जुड़ा है, ये ऑफकोर्स ये कार्बन अटैच है, अल्फा कार्बन है, और ये सारे हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देयरफॉर 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे एल्कीन का सिस्टम है, पर यहाँ पर भी कोई कार्बन अटैच नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी कोई अल्फा कार्बन नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे क्या है, कोई अल्फा कार्बन नहीं, तो देयरफॉर नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इन दोनों में से आउट ऑफ दीज 2 एल्कीन्स विच वन इज मोर स्टेबल, ऑफकोर्स this one is more stable because it has alpha hydrogen, it has no alpha hydrogen, ठीक है। ओके और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके अब हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। देखो इसके अंदर आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ
फ्री रेडिकल बतानी है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, कैसे बताओगे? देखो ये क्या है फ्री रेडिकल, क्या चेक करोगे? अल्फा हाइड्रोजन ही चेक करोगे। ये वाला जो कार्बन है, देखो मैं ऐसे बताती हूँ, ये कार्बन शो है, ये भी कार्बन मैंने शो किया, ये भी है, तो ये भी कार्बन, ये पॉइंट्स भी कार्बन है, पर अभी हमें सिर्फ इनकी ज़रूरत है, तो दैट्स फाइन। ठीक है, देखो ये क्या है, ये, और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है? दिस इज फ्री रेडिकल। इसके साथ कौन सा कार्बन अटैच है? ये कार्बन अटैच है, देयरफॉर ये अल्फा कार्बन है। इस कार्बन के साथ तो ये कार्बन भी अटैच है, देयरफॉर ये भी अल्फा कार्बन है। इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है, देयरफॉर ये भी अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 अल्फा कार्बन। अब इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगी वो अल्फा हाइड्रोजन होगी। अब ये कार्बन है, इसने एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे। अगेन इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है और एक बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, तो 2 बॉन्ड इसने किसके साथ बनाए होंगे? हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, 2 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिए हैं। ठीक है, अब टोटल काउंट कर लो अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, देयरफॉर ये क्या? अल्फा हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देयरफॉर इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर? यहाँ पे ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब नेक्स्ट कंपाउंड पर मूव करते हैं। इसके अंदर कितनी है? देखो ये कार्बन है, ये कार्बन किससे अटैच है? इस वाले से अटैच है कार्बन से, और ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है ना। अब ये क्या? अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अब इसके पास कितनी हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कितनी हाइड्रोजन है? यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई है? टोटल अल्फा हाइड्रोजन होगी 1 2 3 4, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 4 अल्फा हाइड्रोजन होगी। यहाँ चेक करो, ये क्या है? ये फ्री रेडिकल वाला कार्बन है, इसके साथ सिर्फ यही कार्बन अटैच है। अब इसके अंदर देखो, इसके पास कोई हाइड्रोजन है? देखो 1 1 2 3, 3 बॉन्ड तो इसने बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ होगा, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है? 1 अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो जितनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होती है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। ठीक है, ओके। अब हम एक न्यू कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है? यू हैव टू टेल हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो क्या आप इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना करके देखोगे? तो बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्या लाइन लिखवाई थी? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये लाइन हमने लिखी थी ना। तो आप क्या देख लो, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो। अल्फा हाइड्रोजन, जितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो देखो ये क्या है? सी पॉजिटिव, वैकेंट और बाइटल, दैट इज एक ये सिस्टम हो गया। इसके साथ जो कार्बन अटैच है, ये कार्बन है, दिस इज व्हाट? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बोकैटाइन के साथ ये भी कार्बन अटैच है। इसके पास भी क्या है? ये भी क्या है? अल्फा कार्बन है। इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन कैसी हुई? अल्फा हाइड्रोजन हुई। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 1 2। तो देयरफॉर 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने बनेंगे? हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? भी 2 ही बनेंगे इसके। ठीक है, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। ओके ओके, आउट ऑफ दीज 3 एल्कीन्स आपको ये बताना है कि कौन सा एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। चेक करते हैं। ये क्या है? एल्कीन का सिस्टम, ये भी एल्कीन का सिस्टम, ये भी एल्कीन का सिस्टम। ठीक है, देखो अब इसके साथ जो कार्बन अटैच होगा वो अल्फा कार्बन होगा। मतलब कि ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। ये कार्बन भी क्या है? अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन आ चुके हैं। क्लियर? ओके। यहाँ देखो, ये क्या पूरा एल्कीन सिस्टम है। इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन, इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो देयरफॉर ये भी अल्फा हाइड्रोजन है ये भी, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 + 3 दैट इज 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ चेक करो, इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ सारी अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये होगी, और ये भी अल्फा कार्बन है, देयरफॉर ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये होगी। तो 3 + 3 दैट इज 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब कैसे बताओगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर? तो आप एक लाइन मेंशन करोगे कि जब यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि हर उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन सेम ही मिल रही है, ठीक है,
तो आप क्या करोगे, एक यहाँ लाइन लिखते हो, देखो इसके अंदर यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ लाइन लिखोगे आप कि दैट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल which has maximum number of alpha hydrogen on single carbon. अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, ये आप नोट बना के लिखना, मैं इंक डाल लेती हूँ, इतने आप प्लीज इसको नोट कर लो, जस्ट वेट। देखो इसके अंदर हमने क्या कहा है, इसके अंदर हमने ये कहा है कि दैट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, वो वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे सिंगल कार्बन में। तो एक बार आप ये चेक करो कि फर्स्ट कार्बन के अंदर कितने स्ट्रक्चर हैं, जस्ट वेट प्लीज। चलो देखते हैं, देखो दैट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑन सिंगल कार्बन। अब इसके पास क्या है, ये एक तो कार्बन देखो ये है और एक कार्बन ये है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन, सिंगल कार्बन, एक ये सिंगल कार्बन है ना, ये सिंगल कार्बन के पास देखो कार्बन तो ये भी है, अल्कीन का कार्बन है, पर यहाँ पर दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच है, ये सिंगल कार्बन है, मतलब ऐसे सिंगल मत लिखो, ये भी कार्बन है पर इसके पास ही दोनों कार्बन अटैच है, तो टोटल मिला के इसके पास तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ एक सिंगल कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। सिंगल कार्बन, ये सिंगल कार्बन के पास अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ये भी सिंगल कार्बन के पास अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल इसके पास ये सिचुएशन आ रखी है 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन। सिंगल कार्बन के ऊपर कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है, इस सिंगल कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये कार्बन है अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये सिंगल कार्बन पे कितने, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो देयरफॉर ये आ गया। अब आउट ऑफ दीज 3 तो आप बता दोगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये है, पर अब इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का अब बस एक ही मेथड है, वो क्या है, दैट इज आपको पता है कि ट्रांस जो होता है ना, ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, हमेशा ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। ट्रांस का मतलब क्या, जब ग्रुप अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, ये कैसी फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, ये कैसी फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, ये वाली, ये सिस फॉर्म है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है वो बिल्कुल अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, देयरफॉर ट्रांसफॉर्म, और अपोजिट साइड में प्रेजेंट होने से होगा क्या, रिपल्शन कम होगी, यहाँ दूर दूर है ना, रिपल्शन कम होगी। अब यहाँ पे देखो एक बार, ये सेम साइड में प्रेजेंट है, CH, ये सेम साइड में, ये भी क्या है, CH, कितनी ज्यादा रिपल्शन हो रखी है, कितनी ज्यादा रिपल्शन है, ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से ये क्या है, ये कम स्टेबल होती है, तो दैट्स वाई ये ऑर्डर होता है ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज 2 कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, ट्रांस ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो अब आप मुझे इतना बताओ कि इन तीनों स्ट्रक्चर का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे पहले तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतने, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। आउट ऑफ दीज 2 कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस है ना, ये ट्रांसफॉर्म है, देयरफॉर थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड, ठीक है। थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड किस बेसिस पे आया, बिकॉज ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, और इसके पास क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, ओके नाइस। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब आगे जो है, सबसे पहले एक टॉपिक करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। देखो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट में ही एक टॉपिक होता है, डेट इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है जब भी आप एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जब भी आप एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हो ना, वेन एवर यू ऐड हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो होगा क्या, होता ही है 1 2 3 4, ठीक है।
मैं देख रही थी इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई है ना, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 1 2 3 4 तो वैलेंसी सेटिस्फाई है, ठीक है। ये क्या अनसैचुरेटेड कार्बन, जब भी हाइड्रोजन ऐड होती है अनसैचुरेटेड कार्बन के अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, तो बनेगा तो ये, जो कि आपको एज सच लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन जो होती है, सॉरी हाइड्रोजन कह रही हूँ, हीट इवॉल्व होती है, हीट इज इवॉल्व। ये क्या है, डेल्टा एच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आप पूरा लिख लेना, मैंने HOH लिख दिया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब भी आप हाइड्रोजन ऐड करते हो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर तो हीट रिलीज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और अल्कीन, अगर ये अनसैचुरेटेड अगर अल्कीन हो यहाँ पर और वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो उतनी ही मोर अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। जितना ज़्यादा अल्कीन रिएक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इवॉल्व होगी। एक और बात, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। जितना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होता है, जितना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होता है उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है। क्लियर? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आई थिंक इट्स क्लियर। अब आपको क्या बताना है, इनमें से ये बताना है किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है। कैसे कैलकुलेट करोगे, कोई वैल्यू तो दी नहीं हुई हीट की। तो सबसे पहले अभी आपने क्या स्टडी किया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये स्टडी किया ना आपने। अब इनमें से आप बता दो कि कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो जितना ज़्यादा एल्कीन स्टेबल होगा उतनी ही कम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। देखते हैं, देखो ये क्या है, एल्कीन का सिस्टम, दिस इज ऑल्सो एल्कीन सिस्टम। इसके पास ये सारे के सारे अल्फा कार्बन है, ये भी 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 अल्फा कार्बन है। देखो सब के सब एक हैं, अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। यहाँ पे कितनी है, 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे चेक करो, ये क्या है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन तो है, जितनी भी हाइड्रोजन होगी अल्फा हाइड्रोजन होगी, तो 3 + 3 डेट इज यहाँ पे क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में से स्टेबल एल्कीन कौन सा है, तो आपको पता है जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती है उतना ही स्टेबल अल्कीन होता है। तो स्टेबिलिटी तो इसकी ज़्यादा है, ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। अब ये ज़्यादा स्टेबल है, जितना ज़्यादा ये स्टेबल है उतनी ही कम इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करोगे इन एल्कीन्स का, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो आएगा फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। और अगर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का चेक करोगे तो जितना ज़्यादा ये स्टेबल है उतनी ही कम इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दैट इज फर्स्ट इज लेस, हैज लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एज कंपेयर टू सेकेंड, है ना। ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है, देयरफॉर इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। आई होप इट्स क्लियर, ओके। तो अब हमारा जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी विच यू हैव टू ट्राई, आप उनको प्लीज़ ट्राई करना। और वो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो नीट में आए हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करना। तो सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इनको अपनी रफ नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप प्लीज़ इनको ट्राई करना, सॉल्व करना। ये हम ऑलरेडी जो है PYQ है, अगर मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी तो ये इसका आंसर है, आप चेक कर सकते हो। और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इसके अंदर शो होगा, ठीक है, यू कैन चेक द आंसर। एंड एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको देती हूँ, तो ये और क्वेश्चन है, ये आपको इसमें से अमंग द 4 ऑप्शंस यू हैव टू टेल विच वन इज़ द लीस्ट स्टेबल, ठीक है, ओके। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।